बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने इसे गुस्ल खाने में बंद कर दिया था और अगर मैं दारा के पीछे न भागता तो चीफ अंक की टांगे चीर डालता। दारा के फरार के बाद जब मैं फ्लैट में वापस आया तो चीफ अंक बंधा हुआ पड़ा था। इसे इस हालत में देखकर न जाने मुझे क्यों जोश नहीं आया, खून में उबाल क्यों नहीं पैदा हुआ। मैंने इसे खूंखार भेड़िए की तरह चीर फाड़ क्यों नहीं दिया था। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं खूंखार भेड़िया नहीं था, मेरी रगों में शरीफुल नफ्स वालदैन का खून दौड़ रहा था। मैं फितरतन रहम दिल और शरीफ इंसान ही था, मगर मुझे जंगजू बना दिया गया था। अपनी जान बचाने के लिए मैं दूसरों की जान लेता रहा था और अब शायद मैंने चीफ अंक को इसलिए नहीं मारा था कि वो मेरे सामने बेबसी की हालत में बंधा पड़ा था। अगर इसके हाथ पैर खुले होते और वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती और वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकता था। तुम्हें अफसोस हो रहा होगा कि चीफ अंक को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया गया। जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसने शायद मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम्हारा मकसद तो इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना था। जानकी बोली, जरूरी नहीं कि किसी से इंतकाम लेने के लिए इसे अपने हाथों ही से कत्ल किया जाए। वो कातिल है, कई बेगुनाह लोग इसके हाथों मारे जा चुके हैं। अब वो कानून की तहवील में है और कानून इसके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। इसे इसके जुराइम के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। हाँ, यही एक इत्मीनान है कि कानून इसे माफ नहीं करेगा। मैंने कहा, अब दारा बाकी रह गया है और मुझे यकीन है कि वो भी ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सकेगा। इसे मैं कानून के हवाले नहीं करूँगा। ये सारा हंगामा इसने शुरू किया था। मेरे माँ बाप का असल कातिल तो वही है। मैं इसे किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। हम भी इसी की वजह से ये अजाब भुगत रहे हैं। थाई ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। वो यहाँ न आता तो ये सारे हंगामे शुरू न होते और हमें इस बुरी तरह बर्बाद न होना पड़ता। मैंने थाई की तरफ देखा। इसकी जुबान पर पहली मर्तबा इस किस्म की कोई बात आई थी। इसे पहली मर्तबा अपनी बर्बादी का एहसास हुआ था और शायद अब इसे कभी कुछ पछतावा भी हो रहा था। ठीक कहती हो थाई, मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब मैं इसी चीफ अंक से अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी कार में छुप गया था और तुम्हारी बर्बादी तो इसी वक्त शुरू हो गई थी जब तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। अगर तुम इसी वक्त मुझे दुत्कार देती तो आज तुम्हें यह दिन वजू। भाई के हलक से अजीब सी आवाज निकली। मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे, लेकिन तुम्हारा शिकवा। मैंने कोई शिकवा नहीं किया। थाई ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। मैं तो सूरत हाल का तज्जिया कर रही थी। सिर्फ मैं, तुम और जानकी ही इन वहशियों की बर्बरियत का शिकार नहीं हुए। इन्होंने तो दर्जनों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। कई घर उजाड़े हैं। मैं और जानकी भी इस लपेट में आ गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हम ना होते तो हमारी जगह कोई और होता। हमें तो खुशी है कि हमने एक सच्चाई का साथ दिया और हमारे कदम नहीं डगमगाए। यही तुम्हारी बड़ाई है कि सब कुछ छिन जाने के बावजूद तुम दोनों अब तक साबित कदम रही हो। मैंने कहा, बस अब इस बात को खत्म करो। थाई ने हाथ उठाते हुए कहा, आइंदा तुम्हारी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे मुझे और जानकी को कोई दुख पहुँचे। अच्छा, अब सो जाओ, मुझे तो नींद आ रही है। जानकी ने बत्ती बुझा दी। वो दोनों बिस्तर पर लेट गयी। मैं भी अपने कमरे में जाने की बजाय कोच पर ही लेट गया, लेकिन मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ सकी थी। मैं इन दोनों के बारे में सोच रहा था। कितनी अजीम है ये दोनों हस्तियां। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी इन्हें कोई शिकवा नहीं था। इनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मेरा ज़हन बरसों पीछे चला गया। एक एक बात मुझे याद थी। एक एक वाकया फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमता चला गया। इसके साथ ही मुझे शिद्दत से अपने घर की याद सताने लगी। वो घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जिसके दरवाजे के सामने मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था और कातिलों के खौफ से मुझे भी वो घर छोड़ना पड़ा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन मैं इस घर को एक लम्हे को भी नहीं भूला था। मुझे सब कुछ याद था। किस कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई थी, आंगन में कहाँ कौन सा पौधा लगा हुआ था, किन किन पौधों के गमले कहाँ कहाँ रखे हुए थे। ये सब कुछ सोचते हुए मेरा सांस भी तेज हो रहा था। मैं अपने घर कब जाऊंगा। मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मैं घर के सपने देखता हुआ सो गया। सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी थी। थाई और जानकी मुझ
मुझसे पहले ही जाग चुकी थी। वो दोनों कमरे में भी नहीं थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकला तो जानकी ऊपर आ रही थी। मुझे देखकर जीने पर ही रुक गई। नाश्ता तैयार हो चुका है, मैं तुम्ही को बुलाने आ रही थी, जानकी ने कहा। थाई हाल में सोफे पर बैठी हुई थी। हमें देखकर वो भी उठ गई और हम तीनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। चंदा रोबन कहाँ है, मैंने खादमा से पूछा। सुबह पुलिस आई थी, खादमा ने जवाब दिया। तय खाने में बंद दोनों कैदियों को इनके हवाले कर दिया गया है। चंदा रोबन इनके साथ गए हैं। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। खादमा ने कॉल रिसीव की और फिर मुझे इशारा किया। मैंने उठकर रिसीवर ले लिया। मास्टर हुचन की कॉल थी। गुज़श्ता रात चीफ आंग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऑपरेशन क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। मास्टर हुचन ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद कहा, कई बड़े मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। लातादाद छोटी मछलियां भी पकड़ी गई हैं। जुराइम पेशा लोग पनाह की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। मामूली चोर, उचक्के और जेब तराश किस्म के लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। रत्ना कोसन इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। जब तक इस शहर से जुराइम पेशा लोगों का खात्मा नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। और दारा का क्या हुआ, मैंने पूछा। इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब इसे भी पनाह नहीं मिलेगी। एक आधा दिन में वो भी गिरफ्त में आ जाएगा, मास्टर हुचन ने जवाब दिया और फिर बोला, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी ये है कि अब तुम लोग आजादी से घूम फिर सकते हो। कोई खतरा नहीं है। महाराज ने कहा है कि तुम लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो। आधे घंटे में एक गाड़ी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और इसी खुशी में तुम लोग आज रात का खाना मेरे साथ खाओगे। कहाँ, मैंने पूछा। इंदिरा रिजेंट होटल के साला थाई रेस्टोरेंट में। ठीक 8 बजे, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। मैंने टेबल रिजर्व करवा ली है। 8:30 बजे थाई क्लासिक डांस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तुम लोग एंजॉय करोगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम अपने घर जाना चाहते हैं। मेरा मतलब है जानकी वाले बंगले में, मैंने कहा। होटल से वापसी पर तुम लोग को वहीं छोड़ दिया जाएगा। मैं 2-3 लड़कों को सिखदर के साथ वहां भेज देता हूं, वो सफाई वगैरह कर देंगे, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। और फिर मैं चंद और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने थाई और जानकी को मास्टर हुचन से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया तो वो दोनों खिल उठी। वो दोनों यहीं की रहने वाली थी, यहीं पैदा हुई थी, इनकी पूरी जिंदगी यहाँ गुजरी थी। लेकिन चंद साल पहले मुझसे मुलाकात होने के बाद शहर के दरो दीवार इनके लिए अजनबी बन गए थे। लोग अजनबी बन गए थे। इनके अपने ही इनके लिए दुश्मन हो गए थे। इनके आशियानों को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए छुपती फिर रही थी और आज चंद साल बाद इन्हें ये नवीद मिली थी कि ये शहर इन्हीं का है। वो आजादी से इस शहर के गली कोचों में घूम फिर सकती हैं, आजाद फजा में सांस ले सकती हैं। अभी तुमने बताया कि जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या ऐसी सूरत में खुले आम फिरना हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? मास्टर हुचन ने कहा है कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया गया है, मैंने जवाब दिया। गुज़श्ता रात को चीफ आंग की गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो सुबह तक जारी रहा। बड़े बड़े सब लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ छोटी मछलियां रह गई हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए जाल फैलाए जा रहे हैं। और भला हमें क्या खतरा हो सकता है? मैं खतरात से तो नहीं डरती हूँ। जानकी मुस्कुराई। बहरहाल चलेंगे, आज खूब घूमे फिरेंगे। हम देर तक बातें करते रहे। हमारा मौजूद दारा था, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था और हम सोच रहे थे कि वो कहाँ जा सकता है। बहरहाल अब इसकी ताकत टूट चुकी थी। वो ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकेगा। और फिर ये बात भी थी कि इस मर्तबा पुलिस ने पूरी संजीदगी से कार्रवाई शुरू की थी। रत्ना कोसन इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था और इसमें किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से कोताही की तवक्को नहीं थी। अब हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर कार के हारन की आवाज सुनाई दी। खादमा इस वक्त लान में गेट के करीब ही थी। इसने पहले जैली दरवाजा खोला और फिर पूरा गेट खोल दिया। सफेद रंग की एक शानदार कार अंदर आकर पोर्च में रुक गई। मैं उठकर बरामदे में आ गया। कार की ड्राइविंग सीट से जो आदमी नीचे उतरा वो कास्परो था। थाई और जानकी भी बाहर आ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। कास्परो ने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो मेरी आंखें चमक उठी। इसमें बड़ी मालियत के थाई करेंसी नोट भरे हुए थे। कार और ये करेंसी नोट हमारे लिए रत्ना कोसन ने भेजे थे। हमारे पास वाकई रकम वगैरह नहीं थी और रत्ना कोसन ने कार के साथ रकम भी भेज दी थी। चंद मिनट बाद ही
हम इस शानदार कार में चंदा रोबन के बंगले से निकल रहे थे। कार एयर कंडीशन थी और बुलेट प्रूफ भी। रत्ना कोसन को शायद ये एहसास था कि हम अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हुए थे। सबसे पहले हम सोखम बोट रोड पर गए, जहां सोए 11 पर न्यू रॉयल फैशन शॉप थी। ये बैंकॉक की सबसे बड़ी फैशन टेलरिंग शॉप थी। यहाँ रेडीमेड मलबूसात भी थे। इस स्टोर का मालिक एक सिख था। दुकान पर अगरचे कई सेल्समैन मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाक से हमारा सामना सिख मालिक ही से हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटे हम स्टोर में रहे। हम तीनों ने अपने लिए 2-2 सूट पसंद किए थे। सोखमबुट रोड से निकलकर हम क्रोंगथान बोरी रोड पर आ गए, जहां एक जैली गली में नहर के करीब थाई का बंगला हुआ करता था। वहां मलबा अब भी मौजूद था, सिर्फ मट्टी का ढेर था। थाई की आंखों में आंसू आ गए। जानकी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। दूसरी तरफ से मैंने थाई का हाथ पकड़ लिया। हम कुछ देर वहां खड़े रहे और फिर कार में बैठ गए। अब कहाँ चलना है लिटिल मास्टर? कास्परू ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। कहीं भी, मेरे बजाय जानकी ने कहा। पूरा शहर घुमा दो, कहीं भी ड्राइव पर ले चलो। कास्परू भी मुस्कुरा दिया। कार टॉक्सन ब्रिज से होती हुई सैथ्रोन रोड पर आ गई और एक्सप्रेस वे अबूर करते हुए रामापुर रोड पर निकल आई। और फिर मुझे याद नहीं कि कार किन किन सड़कों पर होती हुई शहर से बाहर जाने वाले हाईवे पर दौड़ने लगी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। मेरी नजर अचानक ही अकबी मंजर पेश करने वाले आईने की तरफ उठ गई। पीछे आने वाली एक सुर्ख कार को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। इस कार को मैं 1-2 मरतबा पहले भी देख चुका था। कास्परो, मैंने इसे मतवज्जो करते हुए कहा। एक सुर्ख कार हमारे पीछे आ रही है। मैंने 1-2 मरतबा पहले भी इसे देखा है। वो सुर्ख कार? कास्परो मुस्कुरा दिया। घबराने की जरूरत नहीं लिटिल मास्टर, इसमें अपने ही गनमैन हैं। गनमैन? मैं चौंक गया। क्यों? तुम लोगों की तरफ से आंखें तो बंद नहीं रखी जा सकती, कास्परो ने जवाब दिया। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, ये कार शुरू ही से हमारे पीछे है। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। पिछली सीट पर बैठी हुई थाई और जानकी किसी बात पर कह लगा रही थी। ये कौन सी जगह है? मैंने सड़क के बाएं तरफ एक शानदार इमारत की तरफ इशारा करते हुए कास्परो से पूछा। तुम शायद इस जगह को भूल गए लिटिल मास्टर, कास्परो ने जवाब दिया। ये वही जगह है जहाँ स्वामी रघुनाथ का आश्रम हुआ करता था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। 1 साल में ये शहर कितना बदल गया है। स्वामी रघुनाथ का आश्रम तो जलकर राख हो गया था और रघुनाथ भी खत्म हो गया था। ये बिल्डिंग नई है, किसने बनाई है? आपके चियांग साइन वाले दोस्त सरदार थालूब ने, कास्परो ने जवाब दिया। ये जमीन इसने हुकूमत से ले ली थी। यहाँ इसने हुकूमत ही के तावन से मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए अस्पताल बनाया है। इस बिल्डिंग की तामीर के लिए दिन रात काम हुआ था और तकरीबन 2 महीने पहले ही यहाँ काम शुरू हुआ है। गुड, मैंने कहा। इसका मतलब है कि सरदार थालूब वाकई बहुत काम कर रहा है। वो इमारत वाकई बहुत शानदार थी। जरा आगे जाने के बाद मैंने कार वापस मुड़वा ली और इमारत के सामने से गुजरते हुए फिर इस तरफ देखने लगा। ये वही जगह थी जहाँ लादीनियत और फहाशी का बहुत बड़ा अड्डा कायम था। यहाँ कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई थी, कई घर उजड़े थे और अब इस जगह पर नशे में मुब्तला होकर जिंदगी से दूर होने वालों को जिंदगी के करीब लाया जा रहा था। कार दोबारा शहर में दाखिल होकर एक बार फिर रामापुर रोड पर मुड़ने लगी। इस वक्त 2 बज रहे थे। भूख भी लग रही थी। मैंने कास्परो से कहा कि वो कार किसी अच्छे रेस्टोरेंट के सामने रोक ले। कुछ देर बाद कास्परो ने कार रामापुर रोड से जरा हटकर डूसेट थाई होटल के पार्किंग लॉट पर रोक ली। इसके सामने सड़क के दूसरी तरफ टूरिस्ट पुलिस स्टेशन और इसके पीछे लम्फेनी पार्क था, जिसके गेट के करीब शहंशाह रामा शशम का बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब था। डूसेट थाई बहुत बड़ा रिहायशी होटल था। इसका रेस्टोरेंट भी बड़ा शानदार था। कास्परू अगरचे बाहर गाड़ी में ही रुकना चाहता था, मगर हम इसे भी अपने साथ ही रेस्टोरेंट में ले आए थे। होटल का खाना भी बहुत लजीज था। थाई और जानकी खाने के दौरान में भी चहकती रही थी। मैंने महसूस किया था कि जब से हम कार पर चंदा रोबन के बंगले से बाहर निकले थे, वो दोनों चहक रही थी और बात बात पर कह लगा रही थी। इन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी। हकीकत ये है कि कई साल बाद हम तीनों के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। होटल से निकलकर भी हम देर तक कार में शहर की सड़कों पर घूमते रहे। 1 साल पहले जब मैं यहाँ था तो हंगामों में गिरा रहा था। मेरी जिंदगी भाग दौड़ में ही गुजरी थी। मुझे शहर की सड़कों और इमारतों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी और अब थाई और जानकी मेरी मालूमात में इजाफा कर रही थी। 5 बजे के करीब मैंने
मैंने कास्परू को हिदायत की कि वो कार को जानकी के बंगले की तरफ मोड़ ले। इस वक्त हम शहर के जनूबी इलाके में बस टर्मिनल के आसपास थे। कास्परू ने कार पहले फिर स्पेन रोड और फिर रोवन अमारन रोड पर मोड़ ली। इसके थोड़ी ही देर बाद हम जानकी के बंगले वाली गली में मुड़ रहे थे। हम 1 साल बाद यहाँ आए थे। यहाँ की फजा बड़ी अजीब और अजनबी सी लग रही थी। हालांकि यहाँ कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने 1 साल पहले छोड़ा था। गेट के सामने कार रुकते ही मैं नीचे उतर गया और बेल बजाने लगा। इसी दौरान में थाई और जानकी भी मेरे करीब आ गई थी और वो उचक उचक कर गेट के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े गेट के दूसरी तरफ देख सकता था और मैंने सुखदर को बरामदे से निकलकर गेट की तरफ आते हुए देख लिया था। गेट खुला और हम तीनों बेसब्री से अंदर दाखिल हो गए। कार हमारे बाद गेट में दाखिल हुई थी। सुखदर ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया था। जानकी और थाई की तरफ देखते हुए इसकी आंखों में वही चमक थी जो मैं पहले भी देखा करता था। बरामदे के सामने लान में बेतरतीब सा फर्नीचर और घर का दूसरा सामान बिखरा पड़ा था। जब हम अंदर आए तो महाराज के जिम्नाजियम के 2 लड़के एक कमरे में फर्नीचर सेट कर रहे थे। तमाम कमरों के फर्श धुले हुए थे, तमाम दीवारें झाड़ दी गई थी, छतों से लटके हुए पंखे भी साफ कर दिए गए थे। अब सिर्फ सामान सेट करना बाकी रह गया था। वो कमरा तकरीबन तैयार हो चुका था। दोनों लड़के बेड पर चादर बिछाकर बाहर चले गए। मैं पलंग पर गिर गया। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। यहाँ आकर जानकी और थाई भी पलंग पर ढेर हो गई। तकरीबन 15 मिनट बाद सुखदर को कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसने बताया कि हालनुमा कमरे में कुर्सियां और सोफे लगा दिए गए हैं। हम उठकर हालनुमा कमरे में आ गए। सुखदर, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी को भेजकर बाजार से चाय मंगवा लो, इस वक्त बड़ी तलब हो रही है। यस बॉस, सुखदर कहते हुए बाहर चला गया। इसने चाय लाने के लिए एक लड़के को भेज दिया, जबकि खुद दूसरे लड़के के साथ मिलकर दूसरे कमरे का फर्नीचर सेट करने लगा। चाय आ गई और फिर चाय पीने के बाद हमने वो शाम वहीं गुजार दी। कार से हमने बाजार से खरीदा हुआ सामान निकाल लिया था और फिर कपड़े वगैरह तब्दील करके 7:30 बजे के करीब हम इंदिरा रीजेंट होटल जाने के लिए रवाना हो। रास्ते में एक जगह थाई ने कार रुकवा ली। कास्परू वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, तुम सुबह से हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हो, थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ। लेकिन मिस, कुछ नहीं, थाई कहते हुए अपनी साइड का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगी, जानकी भी ड्राइविंग जानती है। कास्परू ने मेरी तरफ देखा, मैंने सर हिला दिया। वो इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर गया। थाई ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग संभाल लिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कार आगे बढ़ा दी। मास्टर हुचन साला थाई हाल में हमारा मुंतजर था। ये डिनर का वक्त था और इस वक्त पूरा हाल ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। इस होटल में दाखिल होते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था और टाइगर के आदमियों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया था। हमने मास्टर फू को टेलीफोन पर इतला दी थी। मास्टर फू ने वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो होटल के सामने टाइगर और इसके आदमियों के घेरे में आ गया था और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मास्टर फू को मौत के घाट उतार डाला था। मुझे सब कुछ याद था, कुछ भी तो नहीं भूला था। मुझे ये भी याद था कि थाई किस तरह मुझे होटल से निकाल कर ले गई थी और यहीं से मेरे साथ थाई की बर्बादी का भी आगाज हुआ था। वो होटल के पार्किंग में थाई की गाड़ी के लाइसेंस नंबर के जरिए खोज लगाते हुए इसके बंगले तक पहुंच गए थे। अगर थाई मुझे इनके हवाले कर देती तो इसका कुछ भी न बिगड़ता। वो आज भी पहले की तरह आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रही होती, मगर थाई ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। मगर मुझसे दस्तबरदारी कबूल नहीं की थी। इसका बंगला जलाकर राख कर दिया गया और वो जान बचाने के लिए मेरे साथ भागती फिर रही थी। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आज हमारे जहनों में कोई खौफ नहीं था। मेरे दुश्मन अगरचे आज भी जिंदा थे और इसी शहर में थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले हम इनसे छुपा करते थे और आज इन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे और वो पनाह की तलाश में भागे फिर रहे थे। खाना बहुत लजीज था। मास्टर हुचन ने आर्डर भी बहुत लंबा चौड़ा दिया था। वो प्लेटें उठा उठा कर हमारे सामने रख रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि हर चीज हमारे हलक में ठोंस देता। खाने के बाद 13वीं सदी के सियामी क्लासिक डांस ने तो शाम को और भी रंगीन बना दिया था। कैंडल डांस मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज साबित हुआ था। पहली मर्तबा इस तरह तफरीह का मौका मिला था और हम इससे जी भर के महजूज हो रहे थे। रात 1 बजे के करीब हम होटल से निकले। मास्टर
मास्टर हुचन के पास अपनी गाड़ी थी। वो हमसे हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और हम अपनी गाड़ी में इस मर्तबा स्टीयरिंग जानकी ने संभाला था। होटल से रवाना होने के बाद मास्टर हुचन की गाड़ी भी हमारे पीछे लगी रही और जब हम टैक्सन स्टैचू वाले चौराहे से जानकी के बंगले की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़े तो मास्टर हुचन की गाड़ी सीधे आगे निकल गई थी। सुखदर बंगले में मौजूद था, जबकि दूसरी तरफ दोनों लड़के जा चुके थे। पूरा घर आरास्ता कर दिया गया था, हर चीज अपनी जगह पर थी। सुखदर ने इस बात का ख्याल रखा था कि जो चीज पहले जिस जगह पर थी इसे दोबारा इसी जगह पर रखा जाए। इसके बावजूद वो देर तक थाई और जानकी को समझाता रहा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस तरह 2:30 बज गए। जानकी और ताई एक कमरे में चली गयी, सुखदर बैरूनी कमरे में चला गया और मैं बरामदे वाला दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में आ गया। इस रोज बिस्तर पर गिरते ही मैं नींद की आगोश में चला गया था और शायद तवील अरसे बाद मैं पहली बार सुकून की गहरी नींद सोया था। मैं सुबह 10 बजे से पहले नहीं जाग सका था। आंख खुलते ही जानकी मेरे लिए चाय लेकर आ गई और फिर इसी वक्त पता चला कि जानकी सुबह सवेरे ही जाग गई थी और इसने सुखदर को भेजकर बाजार से जरूरत की तमाम चीजें मंगवा ली थी। इस रोज नाश्ता भी जानकी ही ने बनाया था। नाश्ते के बाद मैंने मास्टर हुचन को फोन करना चाहा तो पता चला कि टेलीफोन डेड पड़ा हुआ है और फिर अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि तकरीबन 1 साल से ये फोन इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस दौरान में बिल वगैरह जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कनेक्शन काट दिया गया था। 12 बजे के करीब हम एक बार फिर अपने आवारगी के मिशन पर रवाना हो गए। मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते ही जानकी ने कार का रुख इस तरफ मोड़ दिया जहाँ हिंदुओं की आबादी और बहुत बड़ा मंदिर था। इसी मंदिर के पीछे एक गली में जानकी का वो मकान था जहाँ थाई के बंगले पर टाइगर के गुंडों के हमले और आतश जदगी के बाद फरार होकर मैंने और थाई ने पनाह ली थी। लेकिन इसी रात जानकी की मुलाजमा और इसके नवासे की बदमाशी की वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा था। गली ज्यादा कुशादा नहीं थी, 1-2 गाड़ियाँ और टिक टिक की तरह खड़े थे कि ज्यादा रास्ता रुका हुआ था। जानकी बड़े मोहतात अंदाज में कार चला रही थी। गली में खेलते हुए कुछ नंग दड़ंग बच्चे भी कार के पीछे लग गए थे। जानकी ने अपने मकान के सामने कार रोक दी। इसके साथ ही हम दोनों भी नीचे उतर आए और फिर अपने मकान की तरफ बढ़ते हुए जानकी ठिठक कर रुक गई। मैं भी रुककर इस लड़की को देखने लगा जो दरवाजे से बाहर निकल रही थी। इसकी उम्र 13-14 साल के लगभग रही होगी। सांवली रंगत और माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। वो भी हमें देखकर ठिठक गई थी। इसने गहरी नजरों से जानकी की तरफ देखा और फिर पलटकर दरवाजे में घुस गई। कुछ देर बाद ये इंकशाफ खासा दिलचस्प साबित हुआ था कि जानकी के मकान पर किसी और हिंदू फैमिली ने कब्जा कर रखा था। ये खबर भी पूरी गली में फैल गई थी कि डॉक्टर जानकी देवी वापस आ गई है। बहुत सी औरतें इस मकान में जमा हो गई थी। अच्छी खासी बदमजगी पैदा हो गई थी। मकान पर काबज होने वाला हिंदू एक शराब खाने का मालिक था और इसके थोड़े बहुत तल्लकात भी थे और गालबन इन तल्लकात की बिना पर ही वो खाली मकान करने को तैयार नहीं था और उल्टा जानकी को धमका भी रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ। अगर तुमने मकान खाली नहीं किया तो पुलिस के जरिए सामान बाहर फेंकवा दूंगी और तुम्हें भी सलाखों के पीछे बंद करा दूंगी। जानकी ने इसे धमकी दी और पैर पटकती हुई बाहर आ गई। वहाँ से हम वार्ड ट्रीटमेंट खान का पहुँचे। महाराज हमें देखकर बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में मैंने टेलीफोन की बात की तो जानकी ने अपने मकान का मसला भी बता दिया। महाराज ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हम रात 9 बजे के करीब घर वापस पहुँचे थे। इस वक्त तक हमारा टेलीफोन ठीक हो चुका था। ये महाराज का कमाल था। उन्होंने मुतलका महकमे को फोन किया होगा और इनको एक ही कॉल की होगी और फोन बहाल हो गया। जानकी अगर जाती तौर पर कोशिश करती तो शायद कई रोज लग जाते। इस रात भी हम देर तक जागते और गपशप करते रहे और फिर अगली सुबह फोन पर जो सबसे पहली खबर मिली वो ये थी कि गुज़श्ता रात चीफ आंग पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। ये इतला मास्टर हुचन ने दी थी। क्या कह रहे हो मास्टर? मैं चीख उठा। ये कैसे हुआ? वो किस तरह फरार हो गया? पुलिस ने अभी इसे अदालत में पेश नहीं किया था, मास्टर हुचन कह रहा था। दरअसल पुलिस इसके खिलाफ ऐसा केस अदालत में पेश करना चाहती थी कि वो किसी तरह भी सजा से न बच सके। चालान की तैयारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करके तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तुम्हें याद है किंग महामिक डिस्ट्रिक्ट के एक बंगले में पमीला नामी एक लड़की दारा के हाथों मारी गई थी और इस बंगले में टाइगर तुम्हारे हाथ लगा था। हाँ, मैं पमीला की मौत को कैसे भूल सकता हूँ। दारा ने इसे खंजर से इस तरह चीर फाड़
हाथ डाला था कि वो मंजर याद करके आज भी रूह कांप उठती है। मगर इस वाक़े का यहाँ क्या जिक्र, मैंने कहा। इस केस की तफ्तीश के लिए पुलिस चीफ आंग को रात 2 बजे इस बंगले में ले गई थी। दरअसल पुलिस दारा को भी इस केस में नामजद करना चाहती है। इस वाक़े की तफसीलात जानने के लिए चीफ आंग को वहाँ ले जाया गया था, मगर इसने मौका पाकर एक पुलिस वाले का रिवाल्वर इसके होलेस्टर से निकाल लिया और एक कांस्टेबल को कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था। रात भर इसकी तलाश होती रही। महकमे की सारी नफरी पूरे शहर में फैली हुई थी। कई मशकूक मुकामात पर छापे मारे गए। कई मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया गया ताकि इनसे चीफ आंग के बारे में पूछगिछ की जा सके, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। मास्टर हुचन चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, रत्ना कोशन को सुबह 4 बजे इसकी इतला दी गई थी। वो फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सूरत हाल का सही इल्म होने के बाद इस पुलिस स्टेशन के सारे अमले को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या चीफ आंग के फरार में पुलिस के किसी आदमी की साजिश हो सकती है, मैंने पूछा। हो सकता है, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि कोई पुलिस वाला इस साजिश में शरीक था या नहीं, लेकिन इतने खतरनाक मुल्ज़िम को आला हुकाम की इजाजत के बगैर पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाना शुबहात को हवा दे रहा है। अगर कोई पुलिस वाला इस साजिश में मुलव्वस साबित हुआ तो बच नहीं सकेगा। और दारा, मैंने पूछा, इसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ख्याल है कि चीफ आंग भी इसी के पीछे गया होगा। पूरे शहर की पुलिस बड़ी सरगर्मी से इन्हें तलाश कर रही है, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। काफी देर तक मास्टर हुचन से इस मौजू पर बात होती रही। फिर मैंने फोन बंद कर दिया और जानकी और थाई को सूरत हाल से आगाह करने लगा। इन दोनों की आंखों में भी तशवीश उभर आई थी। बात ही भी तशवीश की। चीफ आंग का फरार खतरनाक साबित हो सकता था। अगर वो दोनों दोबारा मिल गए तो सूरत हाल बड़ी धमाका खेज हो सकती थी। नाश्ते के दौरान में भी हम इस मौजू पर बातें करते रहे कि चीफ आंग फरार होकर कहाँ जा सकता है और दारा कहाँ छुपा हुआ होगा। अचानक मेरे दिमाग में एक जमाका सा हुआ और मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जानकी और थाई ने भैया के वक्त पूछा। मेरी वो पैंट कहाँ है? मैंने कहा। चंदा रोबन के बंगले से यहाँ आने के बाद हमने कपड़े बदले थे। मेरी पैंट कहाँ है? इस वक्त घर का सामान बिखरा हुआ था। मैंने सारे मैले कपड़े इस कमरे में अलमारी के निचले खाने में डाल दिए थे। मगर क्या बात है? थाई ने कहा। 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कहता हुआ कमरे की तरफ चला आया। ये वही कमरा था जहाँ सबसे पहले फर्नीचर वगैरह आरास्ता कर दिया गया था और हम तीनों ने बारी बारी इसी कमरे में लिबास तब्दील किए थे। सबसे पहले मैंने कपड़े बदले थे और उतारे हुए कपड़े पलंग पर डालकर ही बाहर चला गया था। आखिर में थाई ने लिबास तब्दील किया था और सारे मैले कपड़े उठाकर अलमारी के निचले खाने में डाल दिए थे। मैंने अलमारी खोलकर निचले खाने में रखे हुए कपड़े निकाल लिए और अपनी पैंट उठाकर जेबों की तलाशी लेने लगा और बिल आखिर पिछली जेब से मतलूबा चीज मिल गई। ये वही विजिटिंग कार्ड था जो मादाम ओतोको के पेंट हाउस में दारा की कमीज की जेब से मिला था। मिस शिवानी किक बॉक्सिंग प्रमोटर। मैंने कार्ड पर लिखा हुआ नाम जेरे लब दोहराया और इस कार्ड को चुटकी में दबाए कमरे से बाहर आ गया। ये क्या है? थाई ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये विजिटिंग कार्ड मादाम ओतोको के पेंट हाउस में दारा की जेब से बरामद हुआ था, मैंने कहा और फिर तफसील बताने लगा और आखिर में कह रहा था, मिस शिवानी किक बॉक्सिंग प्रमोटर है। दारा की जेब से इसका कार्ड के बरामद होने का मतलब है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई तल्लक जरूर है। हो सकता है कि दारा ने इसके यहाँ पनाह ले रखी हो, ऐन मुमकिन है। लेकिन जानकी कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये कार्ड दारा की जेब में था और इसे कमीज छोड़कर भागना पड़ा था। जानकी ने कहा, इसे मालूम होगा कि कार्ड इसकी जेब में है और वो ये भी जानता होगा कि ये कार्ड तुम्हारे या पुलिस के हाथ आ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि दारा मिस शिवानी के यहाँ जाने की हमाकत नहीं करेगा, न दानिस्ता गफलत। मैंने कहा, लोगों को अक्सर याद नहीं रहता कि उनकी जेबों में क्या कुछ भरा हुआ है। हो सकता है कि दारा को भी याद न रहा हो कि ये कार्ड इसकी जेब में था और ऐन मुमकिन है कि इसने मिस शिवानी के पास ही पनाह ले रखी हो। इस बात को आज 4 दिन हो चुके हैं और अगर वो वहीं है तो अब तक इसे इत्मीनान हो गया होगा कि पुलिस मिस शिवानी के बारे में नहीं जानती। मुमकिन है तुम्हारी बात दुरुस्त हो। जानकी ने मेरे दलाइल तस्लीम करते हुए कहा, कोई कार्रवाई करने से पहले इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी और इसमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। हाँ, अगर एहतियात ना बरती गई तो दारा को वहाँ से भी फरार होने का
मौका मिल जाएगा, मैंने कहा। कुछ देर बाद मैंने मास्टर हुचन को फोन किया और इसे बंगले में आने को कहा। फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती थी। मास्टर हुचन तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पहुँच गया। मैंने इसे मिस शेबानी का वो कार्ड दिखाया और अपने खदशात का इजहार किया। मिस शेबानी लेडीज किक बॉक्सिंग की प्रमोटर है और इसे इधर का हर वो शख्स जानता है जिसे किक बॉक्सिंग से जरा सी भी दिलचस्पी हो, मास्टर हुचन ने कहा। शेबानी को मैं भी जानता हूँ मगर इससे मुलाकात कभी नहीं हुई। वो बहुत बेईमान और बेजमीर औरत है। वो किक बॉक्सिंग के मुकाबले तो मुनक्कद कराती है लेकिन अक्सर व बेशतर मुखालिफ पार्टी से पैसे लेकर अपनी ही बॉक्सर्स को हरवा देती है। पैसा ही इसका दीन धर्म है। हो सकता है पैसे के लालच में इसने दारा को अपने यहाँ पनाह दे रखी हो, लेकिन कोई कार्रवाई करने से पहले इसकी तस्दीक बहुत जरूरी है कि दारा वहाँ मौजूद है या नहीं, और इस मकसद के लिए हमें किसी ऐसी लड़की को इस्तेमाल करना होगा जिसका ताल्लुक किक बॉक्सिंग से हो, मैंने कहा। ऐसी लड़कियां तो मिल सकती हैं लेकिन रत्ना कोसन क्योंकि इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले इसके इल्म में लाना होगा। मेरा ख्याल है तुम फोन पर रत्ना कोसन से बात करो, इसके बाद हम इससे मिल लेंगे। ठीक है, नंबर बताओ, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा। मास्टर हुचन ने नंबर बताने के बजाय फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया और लाइन मिलने के बाद रिसीवर मेरे हाथ में दे दिया। कॉल रत्ना कोसन की सेक्रेटरी ने रिसीव की थी। मैंने अपना नाम बताया तो इसने फौरन रत्ना कोसन से लाइन मिला दी। मैं तकरीबन 5 मिनट तक रत्ना कोसन से बात करता रहा, फिर फोन बंद कर दिया और मास्टर हुचन की तरफ देखते हुए बोला, अब चल पड़ो मास्टर, इसने हमें फौरी तौर पर अपने दफ्तर में बुलाया है। मैं और मास्टर हुचन फौरन ही रवाना हो गए। मास्टर अपनी गाड़ी लेकर आया था। थाई और जानकी से कह दिया था कि अगर वो कहीं जाना चाहे तो चली जाएं। हम तकरीबन आधे घंटे में रत्ना कोसन के दफ्तर में पहुंच गए। हमें हाथों हाथ लिया गया और फौरन ही इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। इस वक्त रत्ना कोसन के पास 2 और आला अफसर बैठे हुए थे। इन्हें फौरन ही फारिग कर दिया गया। मैंने मिस शेबानी का विजिटिंग कार्ड रत्ना कोसन को दिखाया और इसे अपने खदशात का इजहार किया। हम में तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू होती रही और बिल आखिर तय पाया कि 2 लड़कियों के जरिए मिस शेबानी के दफ्तर और घर पर ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाए कि दारा वहाँ मौजूद है या नहीं। रत्ना कोसन के दफ्तर से निकलकर मास्टर हुचन ने मुझे बंगले पर छोड़ा और खुद दूसरे इंतजामात करने के लिए चला गया। और फिर इसी शाम ये इतला मिल गई कि मिस शेबानी के फ्लैट में कुछ पुरअसरार सरगर्मियां देखने में आई हैं। आम हालात में किक बॉक्सिंग से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां इसके फ्लैट में आती रहती थीं, मगर चंद रोज से लड़कियों को फ्लैट पर आने से रोक दिया गया था। पिछले चंद दिनों से मिस शेबानी दफ्तर भी नहीं आ रही थी। वो हर वक्त फ्लैट पर ही मौजूद रहती थी। कोई लड़की इसके यहाँ जाती भी तो इसे दरवाजे ही से लौटा दिया जाता था। इस रिपोर्ट से मेरे शुबे को तकवीयत मिली। रत्ना कोसन को भी इतला कर दी गई और बिल आखिर ये तय हुआ कि पुलिस के जरिए छापा मारने की बजाय मास्टर हुचन और मैं अपने आदमियों के साथ कार्रवाई करें। मास्टर हुचन और मैं एक कमरे में बैठकर प्लानिंग करने लगे। मिस शेबानी का दफ्तर और फ्लैट सेलोम रोड पर वाक़या थे। ये वो इलाका था जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात कभी नहीं होती, 24 घंटे लोगों की आमदोरफ्त रहती थी। इसलिए ये तय पाया कि इस फ्लैट पर छापा रात 10 और 11 बजे के दरमियान मारा जाए, क्योंकि वहाँ रात के आखिरी पहर भी लोगों की आमदोरफ्त की सूरत हाल कुछ ऐसी ही रहती थी। इसलिए इंतजार करना बेकार था। प्लानिंग करते हुए छापे में एक लड़की की जरूरत भी महसूस होती और जाहिर है कि थाई या जानकी में से किसी को साथ नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, ये बंदोबस्त हो जाएगा। इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को बुला लेंगे, मास्टर हुचन ने कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।